की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको विनिर्माण उद्योग वाले अध्याय से पटसन उद्योग के बारे में समझा रहे हैं। तो समझें। पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, यानी सबसे ज़्यादा इसका निर्यात भी करता है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित हैं। ये उद्योग जो है हुगली नदी के तट पर। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं, यानी हुगली नदी के तट पर ये उद्योग क्यों स्थित हैं, इसका कारण क्या है? पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, मतलब हुगली नदी के तट के इधर आसपास जो है पटसन का उत्पादन ज़्यादा होता है। सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इन उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यानी इन उद्योगों में जो है प्रतिस्पर्धा भी है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण, पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। अब देखिए चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोस का मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यानी चीनी मिलें 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोस की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की
प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, यानी इस उद्योग से संबंधित ये जो चुनौतियां हैं, एक तो अल्पकालिक, दूसरा पुरानी और असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, यानी जहां गन्ने की खेती होती है वहां से गन्ना मिलों तक पहुंचाने में सुविधाएं नहीं है, तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग समझें अब। वे उद्योग जो खनिज तथा धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग का प्रयोग, क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों को बता सकते हैं? अब देखिए, खनिज में आता है आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ निर्मित हो उसके लिए जो मशीन बनती है वो लोहे से ही बनती है, तो ये आधारभूत उद्योग है। दूसरे उद्योगों को विकसित करने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो इस्पात काफ़ी उपयोग वाली चीज़ है, तो ये आधारभूत उद्योग में इसकी गिनती होती है। अब देखिए, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, यानी इस्पात का उत्पादन कितना है और खपत कितनी है, ये किसी भी देश के विकास का पैमाना मतलब माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, यानी एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अच्छा खासा परिवहन चाहिए। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग, यानी इन चीज़ों का अनुपात लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना तीनों का अनुपात 4:2:1 का है। इस्पात को, इसका मतलब है कि 4 हिस्सा लौह अयस्क का, तो 2 हिस्सा कोकिंग कोल का और 1 हिस्सा चूने का। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। तो जहां परिवहन सुविधाएं हैं वहीं पर इस उद्योग को विकसित होना चाहिए। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यानी 2018 में भारत जो है 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण करके संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था, और यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। यानी विश्व में ज़्यादा थी, हमारे यहाँ खपत प्रति व्यक्ति कम थी। तो इसको जो है इस तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत में कुल इस्पात उत्पादन
2012 में उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है, 81.68 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। 2013 में 87.67 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। 2014 में 92.16, 2015 और 16 में 91.0, 2016-17 में 101.3 और 2017-18 में 86.69 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। तो इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है, इस बात को समझें। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों के उत्पादों की जानकारी आप एकत्र कर सकते हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया समझें, कैसे इस्पात तैयार होता है बन करके। तो इसमें सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन के द्वारा पहुंचाना, इसके बाद लौह अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद ढलवां लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में, यानी गर्म लोहा है वो तरल रूप में हो जाता है और इसको सांचों में डाला जाता है, जिससे ढलवां लोहा तैयार होता है। इसके बाद धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई के द्वारा धातु को आकार दिया जाता है। इसके बाद इस्पात बनाना, ढलवां लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्ध हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम और मिलाकर शुद्ध किया जाता है। यानी मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिला करके शुद्ध किया जाता है इस लोहे को जो है। तो इस तरह से ये इस्पात बन करके तैयार होता है। अब देखिए, इस नक्शे के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में कहाँ पर इस्पात, लोहा और इस्पात के संयंत्र लगे हैं। जैसे बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, इस तरह से ये नक्शे में दर्शाए गए हैं। इनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कहाँ लोहा और इस्पात उद्योग भारत में लगे हुए हैं। अब देखिए, मिनी इस्पात उद्योग यानी छोटे संयंत्र जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। यानी जो निकला हुआ रद्दी इस्पात होता है और स्पंज आयरन का उपयोग होता है छोटे इस्पात उद्योगों में। इसमें रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर के इस्पात बनाने और उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है, यानी सबसे ज़्यादा खपत भी चीन में होती है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं और इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्ष परिस्थितियां भी हैं और इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, यानी लौह अयस्क लाने में लागत कम लगती है
उच्च कोटि का कच्चा माल है, नज़दीक मिल रहा है, सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, श्रमिक, और स्थानीय बाज़ार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता है। यानी यहाँ के बाज़ारों में इसकी मांग भी बहुत है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं, और इसके निम्न कारण हैं। क्या मतलब इसके लौह इस्पात का जो है विकास होने के बाद भी इसको हम ज़्यादा नहीं बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च लागत है तथा लागत तो ज़्यादा है, और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, और कम श्रमिक उत्पादकता है, यानी श्रमिक भी कम काम कर रहे हैं। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है, यानी ऊर्जा इसके लिए पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, और अविकसित अवसंरचना है, यानी जिस ढंग से इस्पात तैयार किया जाता है ये विकसित संयंत्र नहीं है, विकसित रूप से काम नहीं होता है ये। हम भी उच्च कोटि का इस्तेमाल दूसरे देशों से आयात करते हैं, और हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है, यानी घरेलू मांग तो पूर्ण रूप से कर रहा है उत्पादन, लेकिन निर्यात करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उतना उत्पादन वो नहीं कर पा रहा है मतलब कि निर्यात कर सके। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है, यानी इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान यानी प्रतियोगितावान बनाने के लिए ज़्यादा अनुसंधान और ज़्यादा विकसित संसाधनों को जुटाने की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए भारत और चीन, इन आंकड़ों के द्वारा भारत और चीन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भारत को नीले से दर्शाया है, चीन को रेड से दर्शाया है, तो हम बहुत पीछे हैं चीन से, ये इससे समझ में आ रहा है। यानी 100 और 200 के बीच में भारत 86.5 ही है, जबकि चीन 800 और 900 के बीच में 822.7, और इधर मतलब लगातार हम भारत में उत्पादन कम है और चीन में उत्पादन ज़्यादा है। इन आंकड़ों से इनके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है, चीन में मतलब अधिक है, भारत में कम है। ये वर्ष का दिया, ये 2014 में, 2015 में, 2014 में 86.5 है भारत में, जबकि चीन में 822.7 मीट्रिक टन उत्पादन है। 15 में 89 मीट्रिक टन है भारत में उत्पादन, और चीन में है 803.8। तो ये क्रम से चीन में ज़्यादा है, भारत में उत्पादन बड़ा है, लेकिन फिर भी चीन के मुकाबले कम है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।